management and prevention of suicide। आत्महत्या के उपचार की आवश्यकता हमें किन केसेस में होती है या कब पड़ती है। ये देखने में आता है कि जब आत्महत्या का कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके प्रयास के बाद में और वो अगर उस प्रयास में सफल नहीं रहता है तो उसे उपचार की आवश्यकता होती है। यदि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा है तो हम आत्महत्या की रोकथाम का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार कि कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या का प्रयास करता है और उसमें सफल नहीं रहता है तो उसके बाद में उसका उपचार किस प्रकार से किया जाए। आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार में सबसे पहले नंबर पर आता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों का सबसे पहले प्राथमिक उपचार या मेडिकल देखरेख में किए जाने की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति को यदि कोई गंभीर चोट लगी है या मस्तिष्क में कोई क्षति पहुंची है या अन्य किसी प्रकार की कोई मेडिकल समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का इलाज किया जाना, उपचार किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है आत्महत्या के प्रयास के बाद में। तो सबसे पहले शरीर पर लगने वाली चोटों का उपचार किया जाता है और उसके बाद में मनोचिकित्सा प्रारंभ की जाती है। अधिकांश ऐसे केसेज में आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को मनोचिकित्सा तो दूर उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श भी नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार के रोगियों के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उनको मानसिक उपचार दिया जाए। उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती करके ही उपचार किया जाना संभव हो सकता है। मनोचिकित्सा में मुख्यतः दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली है व्यवहार चिकित्सा विधि जिसमें व्यक्ति के व्यवहार बिहेवियर थेरेपी देकर के व्यक्ति को उसकी चिकित्सा करने का प्रयास किया जाता है। उसके व्यवहार में परिमार्जन के माध्यम से उसे उपचार दिया जाता है। और दूसरा है उसमें उस समस्या के प्रति सोच उत्पन्न करना जिस समस्या से व्यक्ति ग्रसित है। तो दो प्रकार की व्यवहार चिकित्सा की जाती है। पहली व्यवहार चिकित्सा है। मनोचिकित्सा के दो भाग हैं, दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। पहला व्यवहार चिकित्सा और दूसरा सूझ उन्मुखी उपचार। इसके साथ ही इस बीच में रिलैक्सेशन सेशन विश्रांति सत्र देने की भी आवश्यकता होती है। रिलैक्सेशन में उसे पूरी बॉडी को एवं मस्तिष्क को रिलैक्स करने की तकनीक बताई जाती है जिससे व्यक्ति अपने मस्तिष्क में चल रही उथल पुथल को शांत कर सके और शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सके। इसके साथ ही इसमें पारिवारिक चिकित्सा सत्र की भी आवश्यकता होती है। पारिवारिक चिकित्सा सत्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि परिवार के सदस्य उस व्यक्ति से जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है से जुड़े हुए हैं और क्योंकि वे जुड़े हुए हैं इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि परिवार के सदस्यों की भी चिकित्सा की जाए जिससे कि वे किस प्रकार का रोगी के साथ में व्यवहार करें, उन्हें किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, किस तरह के शब्दों का उपयोग रोगी के साथ में ना करें, उसे इमोशनल रूप से किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बना सकें, इन सभी के संदर्भ में परिवार के सदस्यों को बताए जाने की आवश्यकता होती है। पारिवारिक चिकित्सा से जो सत्र आयोजित किए जाते हैं उनसे क्या लाभ है? इससे परिवार के सदस्यों में भी जो विषाद है उसकी मात्रा में कमी की जा सकती है। उनकी जो चिंता का स्तर है उसमें कमी की जा सकती है और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। तो ये दोनों ही के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, रोगी के लिए भी और परिवार के सदस्यों के लिए भी। और इस प्रकार से देखने में आता है कि इस प्रकार व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अब इसके साथ ही ये तो कोई उन व्यक्तियों के विषय में बात जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है लेकिन वे उस प्रयास में असफल रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है। तो उस मानसिक और शारीरिक क्षति की रिकवरी किस प्रकार से की जा सकती है। दूसरा है आत्महत्या की रोकथाम, सुसाइड प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं। हमारा मुख्य ध्यान आत्महत्या
की रोकथाम के प्रति होना आवश्यक है। तो हमारा ध्यान आत्महत्या के उपचार पर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है तो उसके साथ में तो उपचार की स्थिति आती है, लेकिन आत्महत्या की रोकथाम पर विशेष रूप से केंद्रित होना चाहिए, जिससे आत्महत्या को रोका जा सके। आत्महत्या के रोकथाम कार्यक्रम का प्रारंभ 1950 के दशक से प्रारंभ हुआ। 1950 के दशक में ये माना गया है कि आत्महत्या की रोकथाम करने के लिए, आत्महत्या की प्रवृत्ति से व्यक्ति को रोकने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता महसूस हुई पहले से भी हो रही थी, लेकिन उसका जो प्रारंभ था वो 1950 के दशक से हुआ। पहला कार्यक्रम अमेरिका में किया गया। अमेरिका में 1955 में कार्वेरो तथा फ्रीडमैन द्वारा पहला कार्यक्रम इस संदर्भ में आयोजित किया गया। अगर हम विश्व की बात देखें तो संसार के विभिन्न देशों में ये देखने में आता है कि 800 से अधिक आत्महत्या रोकथाम केंद्र आज के समय में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रशिक्षित काउंसलर आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि काउंसलर का कार्य क्या है। काउंसलर का कार्य मुख्य रूप से धनात्मक संबंध स्थापित करना है, किसके बीच में, स्वयं के और रोगी के बीच में। तो काउंसलर मुख्य रूप से रोगी और स्वयं के बीच में सबसे पहला काम करता है कि वो पॉजिटिव रिलेशन बनाता है, जिससे कि रोगी अपनी प्रॉब्लम को काउंसलर के साथ में शेयर कर सके। उसके बाद में वो आत्महत्या की संभाव्यता की पहचान से संबंधित जो कारक हैं उन संभावनाओं को पहचानने का कार्य करता है। वो तनाव की मात्रा को जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति में तनाव की मात्रा कितनी है, क्या वो वाकई में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है। वो उन व्यक्तित्वशील गुणों की पहचान करने का प्रयास करता है जिन व्यक्तित्वशील गुणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। फिर उसके बाद में उसका अगला कार्य है उस प्लान को तैयार करना जिसके आधार पर व्यक्ति को की काउंसलिंग की जानी है। तो वो कितना लंबा होगा, व्यक्ति को कितनी सिटिंग की आवश्यकता हो सकती है, रोगी को कितनी सिटिंग देनी पड़ेंगी काउंसलर के साथ में, इन सभी के विषय में वो विस्तृत प्लान तैयार करता है। कितने समय की सिटिंग होगी, वो इन सब की जानकारी को पेपर पर उतारने का प्रयास करता है। उसके साथ ही वो ये देखता है कि लक्षणों की गंभीरता कितनी है, क्योंकि उसका जो भी प्लान होगा वो लक्षणों की गंभीरता के आधार पर ही निर्भर करेगा। काउंसलर का अगला कार्य जो है वो है आत्महत्या के साधनों का मूल्यांकन करना। जो रोगी है उसके आसपास आत्महत्या करने के साधन कौन कौन से उपलब्ध हैं, किन किन साधनों से वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है, किन किन साधनों के माध्यम से वो अपने आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है या आत्महत्या में किन साधनों का उपयोग कर सकता है। तो चारों तरफ उसको ये देखना होता है कि उस रोगी के चारों तरफ कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के साधनों का मूल्यांकन तथा उसे गतिशील बनाना। उसके चारों तरफ जो भी साधन हैं उसके आधार पर वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी सोच को कन्वर्ट कर सकता है, उसे और डायरेक्ट करना जिससे कि वो आत्महत्या का विचार अपने मन से लगातार छोड़ सके। उसके बाद में योजना बनाना। योजना बनाने में दीर्घकालीन चिकित्सा विधि उसको चाहिए, आवश्यकता है, या संकट हस्तक्षेप विधि है, या आत्महत्या का विकल्प तलाशना विधि है। तो योजना बनाने में के लिए उसे इन विधियों का उपयोग करना होता है और किस प्रकार की विधि का उपयोग वो कर सकता है इसके विषय में उसे सोचना होगा।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो हुई काउंसलर की बात, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस विषय में? सबसे पहला है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, हम जो कर सकते हैं उसमें व्यक्ति का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन के फेज़ में चल रहा है या इस तरह की बातें करता है आत्महत्या करने की, या लोगों से मिलना जुलना उसने कम किया है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि वो इस समस्या से अपने आप को अलग हटा सके। दूसरी सबसे बड़ी जो इसके साथ में चीज़ जुड़ी हुई है वो है कि इस तरह के व्यक्तियों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेलापन मिलते ही व्यक्ति सबसे अधिक उस कार्य के प्रति तत्पर होता है जिसे वो करना चाह रहा है। अकेले में उसकी जो थिंकिंग है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, और नेगेटिव डायरेक्शन में जाकर के वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका कि वो व्यक्ति जो भी कोई बात कह रहा है उसे धैर्यपूर्वक सुने। हम जानते हैं कि हम उसे बहुत ज़्यादा सहायता नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम प्रशिक्षित काउंसलर नहीं हैं। विशेष रूप से ये मेरा आम लोगों से जो कहना है वो ये है कि इस तरह के लोगों के विषय में अगर आपको लग रहा है, ऐसी कोई आशंका आपको दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। धैर्यपूर्वक सुनने के साथ ही उसकी समस्या को जानने का प्रयास करें कि वो किस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है और क्या वो वाकई में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है। समस्या को जानने तक ही सीमित न रहें, समस्या को दूर करने के उपायों के विषय में भी आप चर्चा करें, उसके विकल्प को खोजने का प्रयास करें और उस विकल्प से रोगी को अवगत कराने का प्रयास करें। रोगी के आसपास जो भी आग्नेयास्त्र हैं, जैसे पिस्टल है, गन है, या पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, या विष की उपलब्धता है, इन सभी को नियंत्रित करने का प्रयास करें। विष में केवल विष ही नहीं है, नींद की गोलियां हैं, ये भी एक विष की तरह से विष का कार्य करती हैं, या किसी भी प्रकार का दूसरा विष जिसकी उपलब्धता उसको हो सकती है, उन सभी को नियंत्रित करने का प्रयास करें। रोगी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप उसे इस तरह की उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसमें जो उसके जो धनात्मक गुण हैं, उन गुणों के विषय में उसे बता सकते हैं, और उसे बताने के बाद में उस ओर अग्रसर होने के लिए भी आप कह सकते हैं। साथ ही उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का प्रयास आप कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह के प्रयास करते हैं तो निश्चय ही आप किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।